सो वेलकम टू विन साइंस। विन साइंस, मेरा नाम है स्वानंद और ये है पार्ट 3 आपके फेवरेट टॉपिक एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके 3 रीज़न्स हैं। मेनली बिकॉज ये चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट है और बहुत सारे बच्चे इसको बिना पढ़े जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दूसरी चीज़, दिस इज़ द बेसिस जहाँ से सबसे ज़्यादा ओलंपियाड में क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी नए नए कंपाउंड्स आपको आगे आगे पढ़ने मिलेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात कि ये अक्सर ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो हमेशा रह जाते हैं। कभी भी अगर आपने एनसीईआरटी उठाई हो, आप पूरा का पूरा पढ़ोगे लेकिन ये नहीं पढ़ोगे। तो मैं ये कहता हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठो आपके घर में, तो सबसे पहले सॉल्ट्स वाला पढ़ लो, उसके बाद समरी पढ़ लो और फिर स्टार्टिंग के दोनों प्रॉपर्टीज़ और वो इंडिकेटर्स वाला थोड़ा सा जो पार्ट है वो उस टाइम कवर कर लेना। राइट नाउ लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड ऑल्सो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम। शुरू कर लेते हैं हम एसिड, बेस और सॉल्ट के साथ। तो इसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट्स। आज का कलर ले लेंगे। आज का कलर है हमारा, आप बताओ, चलो मैं ही चूज़ कर लेता हूँ, ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, जो भी कहना हो। मोर अबाउट सॉल्ट्स। इन प्रीवियस सेक्शंस वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस, जो हमने पिछले इसमें सेक्शंस में देखा है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब आप कहोगे सर सॉल्ट की कैसी फैमिली होगी? तो देखो, ऐसी फैमिली नहीं होती। बस आपको फैमिलीज़ इस बेसिस पे होती है कि इधर मतलब अगर आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाए तो वो किसी न किसी एसिड और बेस की हेल्प से ही बना है, तो उसके बेसिस पे आप फैमिलीज़ में क्लासीफाई कर सकते हो सॉल्ट्स को। जो है एसिडिक, बेसिक और मेटल वाले सॉल्ट्स और भी टाइप के सॉल्ट्स होंगे। पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो आप कहोगे सर सॉल्ट्स बन रहे एसिड और बेस की हेल्प से, तो फिर सर वो सॉल्ट्स न्यूट्रल होंगे। हर बार न्यूट्रल होंगे ये ज़रूरी नहीं है। Salts of strong acid and a strong base are neutral in pH. Strong acid, strong base, neutral in pH. On the other hand, salt of strong acid and weak base gives pH value less than 7, मतलब एसिडिक सॉल्ट। उसके बाद अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ले लिया, वीक एसिड या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, BASIC, बेसिक सॉल्ट हमें देखने को मिल जाने वाला है। आज की थोड़ी रिकॉर्डिंग की मैं देख रहा हूँ इस तरीके से थोड़ी सी क्वालिटी शायद आपको बढ़ी हुई या फिर कम हुई हुई सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। आज थोड़ा वीडियो भी नहीं शूट कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब देखो कैसा है ना कि कोई भी एक सॉल्ट जब बनता है तो वो एसिड और बेस से बनता है। तो जब आप सी वाटर को लोगे तो सी वाटर में भी खारा पानी होता है, उसमें क्या होता है, NaCl वाले सॉल्ट्स होते हैं, कुछ अलग अलग सॉल्ट्स भी होते हैं। और NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट, कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स होंगे जो मेटल वाले सॉल्ट्स होंगे उसमें। तो इसकी बात यहाँ पे की गई है। कई कई बार तो ना हमें डिपॉजिट्स भी मिल जाते हैं सॉलिड सॉल्ट के कई कई जगहों पे वर्ल्ड में। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक सी है जिसका नाम है डेड सी। अभी वहाँ पे कोई मरा नहीं है या फिर वहाँ पे कोई मरता नहीं है, उसे डेड सी कहा जाता है बिकॉज वहाँ पे उसके पानी में सॉल्ट इतना ज़्यादा है कि अगर आप मतलब सॉल्ट की वजह से डेंसिटी पानी की इतनी ज़्यादा है ना, आप वहाँ पे अगर तैरने भी जाओगे ना और अगर आपके हाथ पाँव नहीं हिलाओगे तो भी आप तैर लोगे, मतलब आप ऑटोमेटिकली फ्लोट कर लेते हो। तो उसके जो बीच है उसका सी का, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा सॉल्ट का
सॉल्ट का वो लगा हुआ है, सॉल्ट आके सेट डिपॉजिट हो गया है, तो वो जो सॉल्ट होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारे स्किन के कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसे हील करने में वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक दूसरा सॉल्ट कौन सा होता है पता है? बेड रॉक के अंदर, बेड रॉक के अंदर गया हुआ सॉल्ट। अब आप कहोगे सर वो क्या होगा? बेड रॉक मतलब क्या, बेड के नीचे रॉक? नहीं, हमारी अर्थ को अगर आप खोदते जाओगे नीचे नीचे तो बड़े बड़े पत्थर भी आपको मिलेंगे, तो उनके बीच में फंसा हुआ सॉल्ट है ना, उसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। जो कई सालों से वहाँ पे सूखा पड़ा है सॉल्ट, उसे रॉक सॉल्ट कहते हैं। रॉक सॉल्ट बहुत ज़्यादा महंगा भी आता है। और एक बात, हिमालय में पिंक कलर वाला सॉल्ट भी आता है, पिंक रॉक सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट के टाइप्स भी हमें देखने को मिलते हैं। हमारे जो गांधी जी थे वो भी डांडी मार्च पे उन्होंने भी सॉल्ट ही बनाया था। कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो इसे रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स कहा क्यों गया है ये हम समझ लेते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट को। कॉमन सॉल्ट मतलब जो मम्मी आपकी किचन में डालती है वो वाला नमक। कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials in daily use such as sodium hydroxide या फिर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर एंड many more. Let us see how one substance is used for making all these substance. तो अब जानेंगे कि किस तरीके से एक चीज़, मतलब हमारा सिर्फ NaCl कई सारे केमिकल्स को बनाने के लिए किस तरह से काम में आ जाता है। पहले देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? तो सबसे पहले लेंगे NaCl, उसको पानी में मिलाएंगे तो उसके डिकम्पोजिशन के बाद जो फॉर्म होगा उसमें भी सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब उसे ही ब्राइन कहते हैं। अब आपको कई बार वहाँ पे ब्राइन ब्राइन देखने को मिले। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आपको कई बार ये ब्राइन नाम का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ब्राइन आखिर चीज़ है क्या? ब्राइन मतलब क्या? कॉन्सनट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब आप नमक को ले लो, वो बहुत सारा नमक पानी में डिज़ोल्व कर लो तो वो ब्राइन बन जाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो वो जो ब्राइन नाम की चीज़ है तो वो ये है। अब इन्होंने क्या कहा है पता है कि हमने क्या किया, ब्राइन ले लिया, उसके बीच में से ना क्लोरलकली प्रोसेस की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया और पानी के अंदर, तो इससे तैयार हुआ हमारा NaOH। Cl2 गैस की तरह से निकल जाता है यहाँ से। देखो ब्राइन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से एक मेम्ब्रेन भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की, उसके बाद ब्राइन यहाँ से बाहर निकाला, ब्राइन फ्रेश ब्राइन यहाँ से अंदर ले लिया, तो इसकी मदद से हमें मिल गया क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। से सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। अब ये कैथोड एनोड आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। तो देखो ये टैंक ले लेते हैं, इसके अंदर ये कैथोड सॉरी ये एनोड, यहाँ पे कैथोड, कैथोड मतलब निगेटिव वाला, एनोड मतलब पॉजिटिव वाला, ये लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ब्राइन एक साइड से डालेंगे एक साइड से निकालेंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन होगा उसकी वजह से Cl के आयंस और OH के आयंस इस साइड जाएंगे और Na के आयंस और H+ के आयंस यहाँ पे जाएंगे, बीच में NaOH फॉर्म होता रहेगा। दूसरी बात देखो, इसके साथ NaOH बाहर निकलेगा, H2O यहाँ से बाहर एग्जिट होगा और Cl2 यहाँ से बाहर एग्जिट हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? देखो ब्लीचिंग पाउडर मतलब वही पाउडर जो आप पानी में डालोगे तो पानी का मतलब पानी फिल्टर हो जाता है। तो वो किस तरीके से हम बना सकते हैं? यू हैव ऑलरेडी कम टू नो you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution of NaCl, brine मतलब this chlorine gas is used for manufacture of bleaching powder। अब यही क्लोरीन जो है ना, वही देखो, यही क्लोरीन को लेंगे और वो CaOH ट्वाइस के साथ मिक्स करेंगे और फिर CaOCl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्लेस्ड एज CaOCl2 इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर। ये ध्यान में रख लो। तो एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ आपके लिए
रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का है, लेकिन इसका जो केमिकल फॉर्मूला आएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज टू फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल बता देता हूँ। जो हमारा वाइट कलर का कपड़ा होता है ना, कॉटन उतना ज़्यादा वाइट नहीं होता, उसके साथ थोड़ा थोड़ा सॉइल भी, मिट्टी भी लग जाता है तो कलर थोड़ा सा डल हो जाता है। या फिर लिनन ले लो या फिर सिल्क ले लो, तो उसको अगर आप ब्लीच करोगे ना तो फिर वो वाइट वाइट बन जाता है। या फिर पेपर जो होता है ना, वो भी बैम्बू से बनता है, लेकिन उसको ब्लीच कर करके वाइट बनाया जाता है। बट ब्लीचिंग इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर एक्वेटिक लाइफ, बिकॉज वो लोग फिर पानी में डाल देते हैं और फिर पोल्यूशन हो जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइज करके फिर मतलब और नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम में लेते हैं, और पानी में जर्म्स भी मारने के लिए काम में इसको ले लेते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब क्या? बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोराज, मतलब पकोड़े, भुजिया। तो ये मतलब बेकिंग सोडा का कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप NaCl पानी को और CO2 को और NH3 को लोगे और इस सभी का रिएक्शन करोगे तो NH4Cl बनेगा और NaHCO3 भी बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी देखो मेटल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन हमने पहले पढ़ रखी है। इस तरह से आपका दिमाग धीरे धीरे चलने लगेगा जब तक आप इसकी रिवीजन नहीं करते, बार बार आपको नहीं समझ में आएगा। और ये अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना, उसकी हम फर्दर रिएक्शन कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 में। तो आ, तो ये जो है सोडियम, तो ये वेरियस यूज़ हाउस होल्ड में बहुत सारे काम के लिए आ जाता है। और एक बात, अगर आप बाकी के बेसिस देखोगे और आप खाने का वो जो सोडा रहता है वो आप देखोगे, तो खाने वाला सोडा है ना, तो वो नॉन कोरोसिव होता है। अब आप कहोगे सर नॉन कोरोसिव मतलब क्या? साबुन देखो, साबुन भी एक बेस है, लेकिन वो अगर आप पानी में डालोगे तो वो धीरे धीरे टूटने लगेगा और फिर बिखर जाएगा, लेकिन इस तरीके से ये नहीं होता। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ऑब्वियसली अब ये बेकिंग पाउडर देखो, बेकिंग पाउडर इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, NaCO3 प्लस एसिड लेंगे तो आपको CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, और फिर ये चीज़ आपको मिल जाएगी जो थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर में, जैसे टार्टारिक एसिड भी होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स बीइंग अल्कलाइन, मतलब बेस होता है, इसलिए आप एसिडिटी पे थोड़ा सा सोडा खा लोगे तो भी आपकी एसिडिटी चली जाएगी। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? देखो, हमारा जो नॉर्मल होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो उसमें डायरेक्टली CO2 कंप्रेस करके भरी जाती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें बेकिंग सोडा और एसिड भी डाल लेते हैं। अब देखो, बेकिंग सोडा और एसिड की रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बाहर? CO2। तो ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है। आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं होगा। आगे हम पढ़ रहे हैं इसके बाद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धोने के लिए जो यूज़ किया जाता है। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O washing soda. You have seen above that the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda recrystallization। देखो, Na2CO3 और 10H2O अगर आप लोगे तो आपको ये रिक्रिस्टलाइज हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अब व्हाट डज दिस 10H2O सिग्निफाई? देखो, 10H2O सिग्निफाई ये करता है कि दिस इज, मतलब इस Na2CO3 के साथ ना पानी भी ऊपर सरफेस पे ऐसे 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 लगा हुआ है। आप देखो, थोड़े देर के लिए नमक ले लो और वो हवा में रख दो तो नमक ऐसे चिपकने लगेगा एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब क्या कि इसने हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं हम। हाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन ऐसा कुछ वर्ड है, तो वो भी हम कह लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तभी होता है जब आप किसी भी NaCl से बने हुए कंपाउंड को हवा में रख दोगे
तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने साबुन भी ज़्यादा देर के लिए हवा में रख दिया ना, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा की, हाँ, वॉशिंग सोडा भी अगर आपने हवा में रख दिया, एरियल का पाउडर, तो वो भी थोड़े दिन बाद ऐसे मतलब उसमें भी छोटे छोटे वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्रम्बल्स। Uses of washing soda: sodium carbonate is used in glass, soap and paper industries, धोने के लिए। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स बनाने के लिए भी ये यूज़ हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पजेस, साफ सफाई के लिए। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? एक होता है कि पानी के साथ छोटे छोटे कार्बोनेट्स वगैरह मिक्स हो जाना, और दूसरी चीज़ होता है पानी के साथ सल्फेट्स और भी भयंकर भयंकर वाले कंपाउंड्स मिक्स हो जाना। तो इसकी वजह से वाटर को थोड़ा सा हार्डनेस आ जाता है। हार्डनेस का मतलब पानी हार्ड नहीं हो जाता, बस पानी अनफिट फॉर इट ड्रिंकिंग भी बन जाता है, और भी कई सारे रिएक्शंस में पानी काम नहीं आ सकता वो। तो उसकी हार्डनेस निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? अब क्या मीट को आप क्या कहते हो, ड्राई सॉल्ट को? तो क्या सॉल्ट सच में ड्राई होता है? तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। तो आपको क्या लगता है? तो आप तो कहोगे हाँ सर, नमक तो ड्राई होता है ना। जी हाँ, यस, बट यू आर रॉन्ग एट द सेम टाइम। इन्होंने एक एक्टिविटी कर रखी है जिसमें कॉपर सल्फेट को इन्होंने 2-3 मिनट के लिए ऐसे मतलब आग पे रख दिया, तो धीरे धीरे यहाँ पे पानी बन जाता है। तो यहाँ पे पानी कैसे आता है? कॉपर सल्फेट जो एक सॉल्ट है, तो ये यहाँ पे रखा, CuSO4 सॉरी, तो ये यहाँ पे रखा, तो इसमें से मतलब ये सॉल्ट ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे पानी कैसे आया? तो ये हमें सवाल आता है। तो ये पानी आया बिकॉज सॉल्ट्स में पानी होता है, सॉल्ट्स के अंदर या फिर सॉल्ट के साथ रिएक्शन में नहीं, लेकिन सॉल्ट्स के साथ पानी हमें देखने को मिल जाता है। वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। देखो, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। 1 फार्मूला यूनिट मतलब देखो, अगर आप सॉल्ट को बहुत ज़्यादा जूम करोगे ना मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, अब आप बड़े हो गए हो, आपको मॉलिक्यूल्स समझ में आना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से अगर इसका एक यूनिट बनता है, तो यहाँ पे, 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 तो ऐसी जगहों पे क्या हो, हमें क्या देखने को मिलेगा? Na, फिर यहाँ पे Cl, 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 Cl। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह होंगी जहाँ पे हमको देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा पानी अटैच हुआ हुआ, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमें पानी भी अटैच हुआ दिख जाता है, और ये फिक्स्ड होता है। अगर किसी यूनिट में 1 है तो फिर 1 के साथ 1 ही जुड़ेगा। यहाँ पे CuSO4 के साथ 5 ज्वाइन होते हैं, तो 5 होता है। तो क्या मॉलिक्यूल में अगर 10 है तो क्या वो वेट है? तो आंसर इज़ येस। तो अब हम कुछ ऐसे फार्मूला सीखेंगे जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें देखने को मिल जाता है। पहला है जिप्सम। जिप्सम जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं, जिसका फार्मूला है CaSO4.2H2O। ये कहीं से मैं जादू से बात नहीं बता रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है? जब हम जिप्सम को हीट करेंगे 373 डिग्री केल्विन, अब आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लाना होगा, तो 273 माइनस 373 माइनस 273 मतलब 100 डिग्रीज पे अगर आप हीट करोगे, तो CaSO4.12H2O मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आधा तोड़ के लगाया है। इसका मतलब कि अगर 2 CuSO4 होंगे ना, तो उसके बीच में 1 पानी का होगा, मतलब 1 के साथ सिर्फ 1 होगा, मतलब आधा होगा। अगर देखो समझ लो, 2 CuSO4 हैं, CuSO4, तो इन दोनों के बीच में एक पानी लगा होता है। अगर आप इसको काट दोगे बीच में से 1 मिनट के लिए, तो 1 के साथ सिर्फ हाफ H2O यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है आप कहोगे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सारी
यूजेस में आता है। जैसे अगर आपका कभी हार्ट फ्रैक्चर हुआ हो तो उस जगह पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ आता है। प्लास्टर जो हाथ को सपोर्ट करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे घर के डिज़ाइंस में भी यूज़ में आता है। और एक बात कि अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से पानी के साथ घोल दिया तो हमें जिप्सम देखने को मिलेगा। जिप्सम पुट्टी होती है जो लोग घर में, मतलब जो लोग फर्नीचर ही कह रहे हो, सॉरी, डेकोरेशन का काम करते हैं तो वो लोग जिप्सम का यूज़ कर लेते हैं घर के डेकोरेशन के लिए। ऑफिशियली चैप्टर ख़त्म हो चुका है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। इसकी समरी भी आप पढ़ लीजिए। ये समरी पढ़ना बचपन से आदत डाल लो ताकि बड़े होंगे तो आपको बोर नहीं होगा। और एक बात, सॉल्ट्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से। कोई भी डाउट हो जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा। दूसरी बात, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल जाती है इस लेक्चर से तो डू लेट मी नो। सब्सक्राइब टू द इन साइंस, और इसी तरह से चैनल शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।